All right. So, hello students, welcome back to the channel. I am Karthik from IIT Bombay, and in this video, I'll be talking about how to think while solving chemistry. The last video which I made was on the same topic, on the physics. Okay, so this will be on chemistry. So many of you were asking about they were not able to handle the questions of J advanced level. They were not able to think properly how to think the approach, right? So in this video, I'll teach my method. I'll teach how I used to think while preparing for JEE, and I'll also do some questions. Okay, so ये वीडियो 3 पार्ट में बनेगी. पहला तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री डिस्कस करूंगा, फिर नेक्स्ट ऑर्गेनिक, नेक्स्ट इनऑर्गेनिक. ओके, सो जे एडवांस के लेवल पर बातें होंगी सारी, और ये उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है जो 24 के लिए और 25 के लिए भी. ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं ना, आपको एनसीईआरटी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में. फिजिकल केमिस्ट्री में भी जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनके लिए भी आपको एनसीईआरटी की बहुत अच्छी नॉलेज होनी ज़रूरी है. ठीक है, ये बात मेरी हमेशा याद रखना. देखो, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं. आपको फिजिकल केमिस्ट्री में ना थ्योरी इन डेप्थ में आनी चाहिए. जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, कभी कभी उसमें आपको 4 ऑप्शन में 4 ग्राफ दे देंगे और आपको उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, बस इक्वेशंस और अपने दिमाग को यूज करके आपकी जितनी इन डेप्थ थ्योरी होगी ना उसके हिसाब से आपको आंसर लेकर आना है. तो आपकी जो थ्योरी होनी चाहिए ना बिल्कुल इन डेप्थ होनी चाहिए. और अगर आपको टेस्ट करना है कि आपकी थ्योरी इन डेप्थ है कि नहीं, तो डू सॉल्व पीवाईक्यूज. वो सबसे बेस्ट सोर्स होते हैं आपको ये बताने के लिए कि आपकी थ्योरी कितनी है, कितने लेवल पर जानते हो. जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स का एग्जांपल बताई मैंने. सरफेस केमिस्ट्री में जैसे कि मान लो कि जीटा पोटेंशियल है, उसके ऊपर भी वो कई सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे सरफेस केमिस्ट्री में. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो एक है ही अपना चैप्टर. ठीक है, क्या बताया फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको, थ्योरी की बिल्कुल इन डेप्थ ग्रिप होनी चाहिए. ऑलराइट, सो लेट्स डू अ क्वेश्चन. तो इसमें क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ते हैं. देखो, ये एक बस ये एक थ्योरेटिकल नॉलेज का क्वेश्चन है कि आपको कितनी थ्योरी आती है. इसमें एज सच कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको ये टेम्परेचर डिफरेंस निकालना आना चाहिए. इसके अलावा एज सच कोई भी कैलकुलेशन नहीं है इसमें. देखो, सबसे पहले क्या लिखा है इसमें, प्योर वाटर फ्रीजेज एट 273 1 बार एन एडिशन ऑफ 34.5 ग्राम ऑफ इथेनॉल टू 500 ग्राम ऑफ वाटर. ओके, सब डेटा लिख लेते हैं क्या कि 500 ग्राम H2O में हमें 34.5 ग्राम इथेनॉल मिक्स किया. ठीक है, changes the freezing point of the solution. Definitely it will change the freezing point of the solution. Use the freezing point depression constant of the water to use the freezing point depression constant of the water as 2 Kelvin kg per mole. Okay, kf of water is equal to 2 dn. The figure shows representing the plots of vapor pressure versus temperature. Molecular weight of ethanol is 46 ग्राम पर मोल. अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस को ना आपको ऐसा कोई बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए. सॉरी, आपको ऐसा इसमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ कैलकुलेशन या फिर बहुत हेक्टिक कैलकुलेशन नहीं चाहिए. इन डेप्थ तो नहीं, हेक्टिक कैलकुलेशन नहीं चाहिए. इसमें क्या होनी चाहिए, आपको एक थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है मेरे से, और थ्योरी में इन डेप्थ ग्रिप होनी चाहिए. हर चीज कैलकुलेशन पर नहीं जाए जाती कि जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री है तो हमेशा ये सोचेंगे कि यार फिजिकल केमिस्ट्री तो मैथ्स ही है, बस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. नहीं, ऐसा नहीं है. आपको थ्योरी पर बहुत एम्फोसाइज होना है और आपको ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि थ्योरी में जो लिखा है उस एक एक लाइन का मतलब क्या होता है. राइट, सो थ्योरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो यही है कि टेस्ट करने के लिए तो यही कि आप पीवाईक्यूज दो, और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जितने ज्यादा थ्योरी पर टाइम लगा सकते हो. जैसे कि अगर आप अभी 12th में गए हो तो आप थ्योरी पर ज्यादा टाइम लगा सकते हो. अगर आप नहीं गए, अभी आप जे एडवांस देने वाले हो, तो आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, उससे भी बहुत अच्छी थ्योरी बन जाती है. राइट, तो अब हमें ये पता है कि जो डेल्टा टी होगा, जैसे कि ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, तो हमें पता है कि चेंज इन टेम्परेचर, जो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, वो क्या होता है, KF इंटू मोलालिटी इंटू आई. राइट, अब यहां से अगर आप डेल्टा टी निकालोगे तो लेट्स से एक वैल्यू आएगी, और मैं वो वैल्यू बता देता हूँ, वो 3 आएगी. डेल्टा टी वो वैल्यू 3 आएगी. ठीक है, तो हमें इतना पता चला कि टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का टेम्परेचर कम हो जाएगा. अब यहाँ पर देखो वैल्यू 3 है, 3 का डिफरेंस है. राइट, अब मैंने क्या सोचा कि यार, और यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है. ठीक है, अब ये दोनों ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए. तब मैंने क्या सोचा, यार ये वेपर प्रेशर का है, ये वेपर प्रेशर से रिलेट किया हुआ है. राइट, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कभी कि वाटर का वेपर प्रेशर कम हो रहा हो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से और वो आइस के बराबर जा रहा हो. यार ऐसा तो नहीं हो सकता, हमेशा वेपर प्रेशर तो इंक्रीज होना चाहिए. राइट,
तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, क्योंकि वाटर का वेपर प्रेशर आइस से हमेशा ही बड़ा रहेगा। ठीक है, तो समझ में आया ना इसमें सोचा कैसे मैंने। सबसे पहले तो नॉर्मल से जो कैलकुलेशन है वो निकाल ली, फिर मैंने देखा कि यार ये क्या कंडीशन दी है, उसके हिसाब से सोचना होता है। दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन, बट ये आपको ये सिखाया क्या कि हमें थ्योरी की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। जब थ्योरी अगर उस केसेस में आए थर्मोडायनेमिक्स में तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आती है। अब देखो, फर्म ग्रिप ऑन फॉर्मूलाज एंड इट्स एप्लीकेशन, फॉर्मूला और उसके एप्लीकेशन एंड द ग्राफिकल मैनिपुलेशन ऑफ एनी इक्वेशन। जे एडवांस वाले क्या करते हैं ना, अगर उनको कोई वो दिखता है, कोई इक्वेशन दिखती है, जैसे कि वैंडरवाल की इक्वेशन मान लो, या फिर आप थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारी इक्वेशन है, उनको वो इक्वेशन दिखती है, तो उससे वो क्या करते हैं, ग्राफ में जाने की कोशिश करते हैं। जैसे पीएच मान लो, पीएच में जो इक्वेशंस होती हैं उनसे वो ग्राफ में जाने की कोशिश करते हैं। और आप पिछले इस साल के पेपर भी देखोगे ना, 3-4 साल उठा करके, तो ग्राफ से डेफिनेटली क्वेश्चन आया। जे एडवांस 2023 में 4-5 क्वेश्चन ग्राफ से ही आ गए थे, जो फिजिकल केमिस्ट्री और ग्राफ को मिला करके बनाए गए थे। तो आप ये मेक श्योर करो कि अगर आपसे कोई अगर आप कोई इक्वेशन को पढ़ रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री के किसी इक्वेशन को पढ़ रहे हो, तो उसका ग्राफिकल अप्रोच भी क्या हो सकता है ना, वो भी आपके माइंड में आना चाहिए। जैसे कि उस इक्वेशन को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो क्या आना चाहिए ना, वो भी आपके माइंड में आना चाहिए। जैसे कि ये देखो 2021 का एक क्वेश्चन है, और ग्राफ में क्या y इक्वल टू mx प्लस सी लगा के हमें रिलेट करना होता है। ठीक है, और ये देख करके देखो, ये क्वेश्चन देख करके सबसे पहले तो बहुत हाथ पैर हिल जाते हैं, यार ये क्या पूछ लिया हमसे, राइट। तो देखो वो सॉल्व कैसे करते हैं, मैं बता रहा हूं कि मैं कैसे सोचा करता, मैं कैसे सोचता अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आता फर्स्ट टाइम। तो देखो, एक्स से बन रहा है वाई प्लस जी, एक सॉलिड है, एक गैस है। ठीक है, ये भी जरूरी है, शायद कुछ काम आ जाए। द प्लॉट ऑफ एल एन पी जी बाई पी नॉट वर्सेज 10 to the power 4 by t। अच्छा, एल एन पी जी बाई पी नॉट वर्सेज 10 to the power 4 by t is given below in solid line। अच्छा ठीक है, where pg is the pressure in bar of the gas g at temperature t and p naught equals to 1 bar, right। given ये हमें कुछ दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में, वेयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k इज इक्वल टू pg बाय p नॉट, गैस कांस्टेंट ये दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी इन किलो जूल पर मोल। देखो किलो जूल पर मोल, कई बच्चे यहाँ पर ही गलती करेंगे, अगर वो आंसर निकाल के आएंगे तो जूल में लिख कर आ जाएंगे। ठीक है, किलो जूल पर मोल में फॉर द गिवन रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड डेल्टा एस इन जूल पर केल्विन पर मोल। अब इसमें केवल जूल पूछा, इसमें किलो जूल पूछा एट 1000। अब यार ये क्वेश्चन देख करके तो सबसे पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करे क्या है। 10 to the power 4 by t है, ठीक है, इससे वर्सेस दिया और ये की क्वेश्चन दी हुई है। तो अगर मेरे को कोई ग्राफ दिया हुआ है और वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो मैं पहले ये सोचूंगा ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का आना चाहिए कुछ। तो मतलब मेरे को एल एन पी जी और 10 to the power 4 या फिर टेम्परेचर में कुछ तो रिलेशन लेकर के आना है, और मेरे को उससे एक इक्वेशन भी दी हुई है। तब मेरा दिमाग अगर काम करेगा तो मैं ये सोचूंगा कि अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, डी एल एन के इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर डी 1 बाई टी। ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे इधर करके लिखा। अब क्या सोचेंगे कि हाँ यार, इसको अगर डिफरेंशियल है तो इंटीग्रेट कर देते हैं। तो एल एन के इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर प्लस 1 बाई टी, सॉरी इंटू 1 बाई टी प्लस सी। हाँ, अब तो कुछ तो आ रहा है, मतलब कि अब जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि हमें ये इसमें कुछ रिलेशन लेकर के आना था, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में रिलेशन लेकर के आना था, वैसा वैसा कुछ तो मेरे को दिख रहा है। ठीक है, अब देखो, अब हमें k क्या दिया है, पी जी बाई पी नॉट, राइट, माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर। अगर मेरे को अभी यहाँ पर 10 to the power 4 बाई टी दिया है, तो क्या मैं नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 10 to the power 4 बाई टी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस सी। ठीक है, अब ये जो मेरा लाइन का इक्वेशन है, ये तो वही मिला कि जो मेरे को यहाँ पर मिला वो तो यहाँ पर भी मिल गया, राइट। अब देखो, अब मेरे को क्या पूछा हुआ है, डेल्टा एच नॉट पूछा हुआ है, डेल्टा एच नॉट, और जो कि मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, और ये है क्या, देखो y इज इक्वल टू एम और ये अपना x है प्लस सी। तो क्या मैं अगर m को ये रिलेट कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा? बताओ, मेरा अगर m को मैंने ये रिलेट कर दिया तो मेरा आंसर आ जाएगा ना, इससे माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर इज इक्वल टू एम। और यहाँ से m अपन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 निकालोगे तो क्या आएगा, देखो y2 माइनस y1 माइनस 2 आएगा स्लोप। तो अगर मैं इसको माइनस 2 रख देता हूं तो इस यहां से मेरा डेल्टा एच नॉट आ जाएगा, राइट। अब वही
समझ में आया ना कि मैंने इसमें सोचा कैसे, कि मतलब मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि जब जे एडवांस में अगर कोई ऐसा अच्छा खासा क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले देख करके हाथ पैर हिल जाते हैं कि यार ये क्या करें, इसमें करे तो करे क्या, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है। जो आपको डेटा दिया हुआ है उसको आपको मैनिपुलेट करके लिखना आना चाहिए। देखो जैसे कि जो मैंने बताया था ना कि फॉर्मूला का एप्लीकेशन, फॉर्मूला उसकी एप्लीकेशन, उसका ग्राफ में मैनिपुलेशन, ग्राफ में जरूरी नहीं, आप और भी कई तरह के मैनिपुलेशन होते हैं वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको बहुत जरूरी है समझना कि मैनिपुलेशन भी बहुत अच्छी चीज होती है जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। और तो अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। फाइंड डेल्टा एस नॉट एट 1000 केल्विन। ठीक है, तो डेल्टा एस नॉट तो मेरे को दो ही जगह पे, एक ही जगह पर आता है क्या, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, और यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे डेल जी कैसे निकलेगा, और यहाँ पे आर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, और एल एन के हमें पता है, हमने निकाल रखा है ये एल एन के, हमें पता है कि ऊपर इक्वेशन में वो पीजी बाई पी नॉट ही होगा। ठीक है, तो अब एक और बात आती है कि एल एन के की वैल्यू क्या आएगी। जैसे कि अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो मेरे को आर पता है, मेरे को टी पता है, मेरे को डेल्टा एच पता है, मेरे को यहाँ पर भी टी पता है, लेकिन एल एन के क्या करूंगा। तो मेरे को ये चीज दिखा हुआ है कि अगर मैं यहाँ पर टी की जगह, अब मैं सोचू कैसे, ये देखो अब यार मेरे को 1000 केल्विन पर निकालना है। ठीक है, 1000 केल्विन, अगर मैं 1000 रख भी देता हूँ टी की जगह, तो मेरे को एल एन के निकालना होगा एट 1000 केल्विन। ठीक है, अगर मैं एल एन के एट 1000 केल्विन निकालना चाहूंगा तो मैं क्या निकालूंगा। देखो यहां से अगर मैं टी को 1000 रखूंगा तो 10 आएगा। अच्छा, 10 के कोरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, -3। ओ ऑलराइट, अच्छा ये इसलिए 10⁴/टी में 10 को ही -3 से रिलेट किया हुआ है। ठीक है, तो मैं एल एन के की वैल्यू क्या आ गई मेरी, -3। ठीक है, तो इस तरीके से सोचना होता है। तो इसमें इस पॉइंट में हमने क्या सीखा कि आपको फॉर्मूलाज पर अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, उसके एप्लीकेशंस पर, और मैनिपुलेट कैसे करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में होता है कि बहुत सारे मैनिपुलेशंस दे देते हैं जिसको आपको करना होता है। ठीक है, अब थर्ड देखो अपन क्या देख रहे हैं, क्या थर्ड, क्या फर्म ग्रिप ऑन फॉर्मूला, जो कि मैंने बताए हैं, जो बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट भी होते हैं ना, बेसिक से बेसिक फॉर्मूलाज भी होते हैं ना, उसमें भी आपकी अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री को मास्टर करने के लिए जे एडवांस के लेवल पे। और कैलकुलेशन भी अच्छे खासे आने चाहिए, क्योंकि वो कैलकुलेटर तो कैलकुलेटर अलाउड होता नहीं है और ना ही स्क्रीन पर आता है, तो आपको कैलकुलेशन भी बहुत अच्छे आने चाहिए। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री में और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना, जैसे कि कभी हो सकता है वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और कैलकुलेशन को मिला करके बना दे। जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहूंगा इसमें, जैसे कि मान लो उन्होंने एक नॉन कंपाउंड ए लिया एक्स मोल, नॉन कंपाउंड बी लिया वाई मोल, और इसको उन्होंने एक कंपाउंड ए है उससे वो बना। अब उन्होंने ये बोला कि जी मोल्स ऑफ कंपाउंड ए जो इसको रिड्यूस करके ये बना देता है। ठीक है, तो आपको अगर ये नॉन कंपाउंड पता होगा, मान लो कि ये B2H6 है, अगर आपको B2H6 कैसे बनता है अगर वो पता होगा, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, राइट। तो ये देख रहे हो, ये आपका इनऑर्गेनिक का पार्ट हो गया, ये आपका ऑर्गेनिक का पार्ट हो गया, और ये जो मोल से खेला है इसमें इन्होंने, ये आपका फिजिकल का पार्ट हो गया। तो हो सकता है जे एडवांस फ्यूचर में भी ऐसे क्वेश्चंस लाए आपके लिए कि जिसमें आपको जो आपका जो रिएजेंट्स है ना, वो रिएजेंट्स मोस्टली इनऑर्गेनिक चीजें वही होती हैं, तो वो इनऑर्गेनिक चीजें आपसे बनवाए और फिर आपको वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करने को दे। ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक और कैलकुलेशंस तो हमेशा आते रहे हैं, जो मोल कैलकुलेशंस होते हैं इनऑर्गेनिक, जिसके लिए बेस्ट होता है आप इनऑर्गेनिक के फॉर्मूलेस के लिए ना आप एनसीईआरटी ही याद करो, वो बेस्ट होता है, एनसीईआरटी ही याद करो। और फिजिकल और ऑर्गेनिक के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि ये हो गया एक इस टाइप का फिजिकल और ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो ये दोनों तो आई हैं, फिजिकल और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और कैलकुलेशंस वाले, बट ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयरली होंगे यार मेरे को लगता है, और ये हो सकता है फ्यूचर में आपसे पूछ ले। ऑलराइट, तो इस वीडियो में यही बताना था कि आप केमिस्ट्री को, फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे करोगे, आपको अप्रोच कैसे ले जाओगे अपने जेई एडवांस के लेवल तक। लास्ट वीडियो में मैंने फिजिक्स का बताया था, इस वीडियो में मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का बताया। जो नेक्स्ट 2 वीडियोस होंगे उसमें मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का बताऊंगा और फिर मैं मैथ्स का बताऊंगा। ठीक है, तो यही बताना था मुझे आपसे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, अगर कोई बुक्स वगैरह चाहिए होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, देख लेना, वो PYQs ही हैं जो मैंने डाल रखा है। और तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। ओके, बाय बाय।